नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं हूं सोनी शर्मा। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे चुनावी चकचक भी बहुत बढ़ गई है। लगातार जो बड़े नेता हैं विभिन्न पार्टियों के वो दौरा कर रहे हैं उत्तर बंगाल का। कई चरणों में उत्तर बंगाल के चुनाव होने 8 चरणों में, और इसी चरण मतलब 5वें चरण में सिलीगुड़ी में चुनाव होने हैं और जो 17 अप्रैल को होंगे। और जैसे जैसे ये 17 अप्रैल की तारीख नज़दीक आ रही है लोगों में उत्साह आ रहा है और विभिन्न पार्टियां जो है वो भी अपने चरम पर हैं, यानी चुनाव प्रचार को लेकर अपने चरम पर हैं। और इसी सिलसिले में आज हमारे साथ हैं दिलीप सिंह जी। दिलीप सिंह जी के बारे में बता दूं, सीपीएम के कद्दावर नेता है, सीपीएम के पुराने नेता है। सिलीगुड़ी से लगातार 1994 से जब से सिलीगुड़ी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का गठन हुआ है तब से लगातार वो कॉरपोरेशन चुनाव जीतते आए हैं। 2 बार वो विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। इसके अलावा वो पूर्व चेयरमैन है सिलीगुड़ी एसएमसी के। कई बार वो मेयर परिषद के सदस्य रह चुके हैं। कह सकते हैं कि एक परिपक्व राजनीतिक हमारे साथ हैं। और अभी वर्तमान में डाबग्राम फूलबाड़ी जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से सीपीएम के उम्मीदवार हैं और अपनी तरफ से जो इनके प्रतिद्वंदी हैं मंत्री गौतम देव उनको टक्कर दे रहे हैं और साथ ही भारतीय जनता पार्टी की शिखा चटर्जी को भी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। तो आज हमारे कार्यालय में है, उनसे हम जरूर जानना चाहेंगे, खुली बातें करेंगे कि आखिर कितना आगे बढ़ चुके हैं वो इस क्षेत्र में। सर बहुत बहुत स्वागत है खबर समय में आपका। सबसे पहले शुरुआत करूं इसी बात की कि सर आप तो 2 बार लड़ चुके हैं, तीसरी आपकी टक्कर है वहाँ पर विधानसभा में। और एक तरफ आप देख रहे हैं केंद्र सरकार की तमक झमक है, बड़े बड़े नेता उनकी तरफ से आ रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। दूसरी तरफ राज्य सरकार भी सत्ता में है तो उनके भी बहुत कुछ उनके पास में होगा जनता को दिखाने के लिए। लेकिन आपके पास में क्या है जनता को दिखाने के लिए? आप कैसे प्रचार कर रहे हैं इन सीमित संसाधनों के बीच में? आपने सही कहा कि ये एक नया फंडा प्रचार में शुरू हुआ है कि स्टार प्रचारक। मैं विश्वास करता हूं कि हमारे कार्यकर्ता, हमारे साधारण लोग ही स्टार हैं और स्टार प्रचारक हैं। उन पर भरोसा ही मैं करता हूं। इसीलिए इस बार विधानसभा चुनाव शुरू होने से पहले से ही मैं एक राजनीतिक कर्मी के तौर पर घर घर जाना शुरू किया था। और इन 300 बूथों में कोई ऐसा बूथ नहीं है जहां मैं डेग कदम कदम जाकर मैं लोगों से न मिला हूं। मैं खुले हुड से प्रचार नहीं किया, खुले हुड की गाड़ी पर चढ़कर प्रचार नहीं किया। मैं घर जाके प्रचार मैं किसी गाड़ी से चलते हुए किसी को टाटा बाय बाय हाथ हिलाते हुए प्रचार नहीं किया। मैं लोगों के घर के आंगन तक पहुंचा हूं और पहुंचकर उनके दर्द को महसूस किया। यानी आप हाथ हिलाते हिलाते नहीं गए, आप पैर हिलाकर लोगों के तक पहुंच रहे। मैं लोगों तक पहुंचा हूं और लोगों तक पहुंचकर केवल मुझे वोट दें इस आवेदन के अतिरिक्त मैं उनसे बातें किया हूं। आप मुझे ही क्यों वोट दें, ये बातें मैंने किया है। और लोगों से बात करना, संवाद करना, एक अलग समस्याओं को जानना, या एक अलग अनुभव मुझे दिया है, एक अलग ताकत मुझे दिया है। और ये ताकत ही मेरे हौसले का, मेरे बुलंदी का राज है कि मैं लोगों से मिला हूं। और मेरे प्रतिद्वंदी जो हैं वो अब न उनके पास समय है न वो क्षमता है कि वो लोगों के घर घर जा सके, क्योंकि अब मात्र कुछ चंद दिन बाकी हैं। इसलिए स्टार प्रचारक मैं समझता हूं कि उन्हीं को ज़रूरत पड़ती है जो गिमिक देकर, चमक देकर लोगों को लुभाना चाहते हैं। ये चमक ज़्यादा दिन टिकती नहीं है। चमक नहीं, मुद्दों पर बात होनी चाहिए। चुनाव होने चाहिए मुद्दों पर, क्योंकि चमक तो आएगा जाएगा, আবার কখনো বা কর্মব্যস্ত মানুষ रहेगा। अब हिंदी और भोजपुरी के बड़े भोजपुरी के गायक मनोज तिवारी जी आए और वो चाहे कि गर्दा उड़े, भोजपुरी में शब्द है गर्दा उड़ाना, प्रयास हुआ। लेकिन ये
क्षणिक होते हैं सब चीज। बबल जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, ये पानी के बुलबुले की तरह होते हैं। एक आदमी जो रसोई गैस नहीं खरीद पा रहा हो, उसके लिए इन मनोज तिवारी के रैली का क्या मतलब होता है। और मनोज तिवारी जी आकर जिस गीत को यहाँ काफ़ी महत्व दिए और गाए भी, रिंकिया के पापा, रिंगी ही हंस दिलन रिंकिया के पापा, तो अब कहिए रिंकिया के पापा का ही हंस देना, आप भी हंस रहे हैं। हाँ, ही हंस देना। आज जरूरत रिंकिया के पापा को काम का है, वो बेरोजगार पड़ा हुआ है रिंकिया की पापा। आज रिंकिया को स्कूल चाहिए, पढ़ने नहीं जा पा रही है। आज रिंकिया को पौष्टिक आहार चाहिए। आज रिंकिया बीमार पड़ने पर दवा चाहिए, तो ही हंस दिलन रिंकिया की पापा। तो आप कहना चाह रहे हैं कि रिंकिया के पापा हंस नहीं रहे, उदास हैं। उदास हैं, उदास ही नहीं कराह रहे हैं और अवसाद में हैं रिंकिया के पापा। तो गीत यदि हो तो उनके समस्याओं पर हो, बातें यदि हो तो उनकी समस्याओं पर हो, लेकिन मजाक उड़ाया जा रहा है रिंकिया के पापा को। तो रिंकिया के पापा को जो चाहिए वो तो मिल नहीं रहा है। अच्छा दिलीप जी, आपने कहा कि आप लोगों के घरों तक जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, तो क्या समस्याएं आ रही है आपके इलाके में? कौन सी समस्याएं विकराल रूप ले रही है आपके इलाके में? देखिए, दो तरह की समस्याएं हैं। एक बड़ा बड़ा एक्यूट प्रॉब्लम के रूप में आया है, ये है पीने की पानी की समस्या मेरे इस विधानसभा क्षेत्र में, और मैं समझता हूँ आसपास। हाँ। अंडरग्राउंड वाटर नीचे चला जा रहा है। पहले हम लोग बचपन में सिलीगुड़ी में कुएं की पानी पी लेते थे, आज कुआं सूख जा रहा है। चैत महीने में मार्च आते आते कुआं सूख जा रहे हैं। पीने की पानी की समस्या, जिसमें राज्य सरकार इसके पहले 80 दशक में जो प्रोजेक्ट बना था, उसके बाद कोई नया प्रोजेक्ट इस 10 साल में आया ही नहीं। गौतम बाबू प्रतिश्रुति दिए थे कि होगा, टीएमसी ने भी प्रतिश्रुति दिया था कि नया प्रोजेक्ट टिस्टा से ट्रीटमेंट प्लांट आएगा, नहीं हुआ। दूसरा जो सबसे बड़ा समस्या है, जमीन का पट्टा का, सरकार पट्टा नहीं दे रही है। मेरे क्षेत्र के अंदर जो आरआर रिफ्यूजी कॉलोनी थे, वहां तो वामपंथियों ने पट्टा दिया। आज ये रिफ्यूजी कॉलोनी जो है आराम से और बड़े सुकून से जी रहे हैं। उनको सपने में नहीं आता है कि सरकार आकर बुलडोजर से उनके घर को ढा रही हो। लेकिन ये जो लोग जो सरकारी जगहों पर बैठे हुए हैं, इन जो बस्तियों में बैठे हुए हैं, इनको पट्टा ये लोग 10 साल में किसी को दिया ही नहीं। 641 ऐसे पट्टे हैं जिनको जब कभी भी दिया जा सकता है, तैयार हैं। गौतम बाबू रोक कर रख दिए नहीं। ये दूसरा बड़ा मुद्दा है। तीसरा, मैं जब घर घर जा रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि लोग लकड़ी से खाना बनाना शुरू कर दिए हैं। मैं पूछता हूँ, गैस तो अवेलेबल है, फिर क्यों? हाँ, उपलब्ध है, लेकिन अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। उपलब्ध है लेकिन क्रय क्षमता नहीं है। हमारा खरीदने का क्षमता होना चाहिए, इसके लिए पैसे होने चाहिए। जिस तरह से गैस, कुकिंग गैस का दाम बढ़ रहा है, रसोई गैस का, तो लोग अब खरीद नहीं पा रहे हैं। 1000 छूने को हुआ और उनकी आमदनी नहीं बढ़ी है। आमदनी घट रहा है, आमदनी कमाई घट रहा है और मूल्य वृद्धि, महंगाई मार रही है। तो बड़े तबाही हम, और दूसरी तबाही, बड़ा मजा आता है सोनी जी जब आप इस तरह की समस्याओं पर कहने को बोलते हैं। देखिए, मैं जब जाता हूं तो पूरा अंधकार रहता है घर। जब हम लोग बोलते हैं हम आया हूं हम लोग, तो लोग खोलते हैं दरवाज़ा, तो एक घर पर बत्ती जल रहा होता है भीतर, और तब वो बरामदे की बत्ती जलाते हैं लोग। हम लोग कहते हैं कि क्यों? बिजली का दाम भी दीदी की सरकार ने इतना बढ़ा दिया कि 2000-1500 लोग, रिक्शा वाला, वैन वाला, पान वाला, ठेला वाला, जो साधारण लोग हैं, दरिद्र नहीं कहा जाएगा, साधारण लोग, आम लोग, उनको ये कहाँ से देंगे? सब भारतवर्ष में सबसे ज्यादा बिजली के दाम बंगाल में है। अगर मान लीजिए आपकी सरकार आएगी तो क्या आप लोग इसमें कमी करेंगे? बिल्कुल, घोषणा है, घोषणा पत्र में कहा गया है कि 200 यूनिट पर सब्सिडाइज्ड होगा। सब लोगों के लिए 200 यूनिट जो हैं, सब लोगों के लिए या विशेष तबके के लिए? नहीं, जिनका 200 यूनिट तक ही होगा। अच्छा, जिनका 200 यूनिट तक है वो फ्री दी जाएगी? वो फ्री दी जाएगी, घोषणा पत्र में है। हाँ, घोषणा पत्र में है। और बिजली यदि इस 21वीं शताब्दी में लोग यदि केवल
पैसा न देने के कारण से बिजली नहीं जला पाए तो कितना दुख की बात है। अच्छा दिलीप दा, आपने कहा कि 10 वर्षों में जो गौतम देव है मंत्री, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, तो आपके हिसाब से उनको क्या करना चाहिए था जो उन्होंने नहीं किया? देखिए, गौतम बाबू के पहला इश्तहार 2000 जो वो 11 में आए और जो कहे थे क्या था कि पीने की पानी का सुव्यवस्था करूंगा, दूसरा क्या था जमीन का पट्टा मैं दूंगा, तीसरा बहुत अहम है हम लोगों के विधानसभा क्षेत्र के लिए कि डाबग्राम 1 डाबग्राम 2 फुलबाड़ी 1 फुलबाड़ी 2 शहर बन गया है। यहाँ अब कृषि कार्य होते नहीं है। इनको पंचायत आज भी रखना कोई अर्थ नहीं है। क्यों ये पंचायत, और पंचायत में चूंकि आज भी ये हैं तो इनका होने से, पंचायत में होने से क्या हो रहा है कि इनको परिसेवाएं नहीं मिल पा रही हैं। और ये परिसेवाएं क्या थी जो म्यूनिसिपैलिटी होने से इन्हें मिलती। अब हम लोग जिस क्षेत्र से हैं सिलीगुड़ी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में 14 वार्ड, ये तो कभी पंचायत हुआ करता था, लेकिन वामपंथियों ने दूरदर्शिता दिखाया और इसको कॉरपोरेशन में अंतर्भुक्त किया। और इसी तरह से यदि यानी आप एक तरह से आप डिमांड कर रहे हैं और कि होना चाहिए था कि डाबग्राम 1 और 2 भी इसमें शामिल किया फुलबाड़ी जाए। 1 2 भी, हाँ। और इनके प्रतिश्रुति में भी था। गौतम बाबू ये के वादा था ही। 2011 और 2016 के वादा दोनों ही प्रतिश्रुति घोषणा में पत्र था। में ये वादा था। लेकिन ये किए नहीं, और केवल किए नहीं, कोई कारगर कदम भी नहीं उठाए। लेकिन हम लोगों ने नागरिक कन्वेंशन किया था इसको लेके, हम लोगों ने लोगों को जनमत तैयार करवाया था, हम लोगों ने माननीय चीफ मिनिस्टर को लिखा था, गौतम बाबू को भी बताया था कि भाई ये होना चाहिए। अब देखिए इनके जो मैनिफेस्टो है उसमें था कि स्कूल्स शिक्षा के क्षेत्र में काम होगा। हम लोग जाते जाते 2 कॉलेज किए थे हमारे विधानसभा क्षेत्र में, उस पर एक ईंट नहीं जोड़ा गया। मुंशी प्रेमचंद, मुझे ये जानकारी है कि बंगाल के अंदर मुंशी प्रेमचंद हिंदी के जो सम्राट हैं, उपन्यास सम्राट, उनके नाम पर पूरे बंगाल में यदि कहीं कोई कॉलेज है वो सिलीगुड़ी में है। उस कॉलेज में एक ईंट नहीं जोड़ा गया। मुंशी प्रेमचंद कॉलेज हम लोगों ने किया। मैं उसका पहला जो सेवक रोड में, मैं उसके एजुकेशन ट्रस्ट का मैं संपादक रहा। सेटअप करने में हम लोगों ने आगे, और देखिए 17 प्राइमरी जूनियर हाई स्कूल बनाए गए। एक का इस 10 साल में अपग्रेडेशन नहीं हुआ। हाई स्कूल होने चाहिए थे, हाई स्कूल हायर सेकेंडरी नहीं हुए। अब वो सेवक पहाड़ से जो मेरा प्रथम बूथ है चमकडांगी लालटोंग, वहाँ से लड़कियाँ पढ़ने आती हैं सालूगढ़ा, क्लास 10 तक तो पढ़ लेती हैं। उसके बाद यदि उस स्कूल को 12 कर दिया जाता तो वो लड़कियाँ बेचारी वहीं पढ़ लेती। अब उनको फिर इतना दूर, अब सेवक रोड में कोई हायर सेकेंडरी स्कूल है नहीं, तो बच्चों को, गरीब के बच्चों को 100 रुपया डेली खर्च करके आना पड़ता है। तो अस्पताल करने की बात थी, एक अलग एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक करने का बात था। हम लोग अरेस्ट होते हैं तो सिलीगुड़ी पुलिस अरेस्ट करती है और बेल लेने जाना पड़ता है। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट है नहीं, बेल लेने जलपाईगुड़ी जाना पड़ता है। तो ये तमाम वादे वो किए थे और वादे ही रह गए। वादों का क्या कहा जाता है ना। तो इस बार लोग क्षुब्ध हैं उन पर, इस बार लोग बिल्कुल आक्रोश में हैं उन पर, और ये क्षुब्ध और आक्रोश वो खुद समझ पा रहे हैं, आँच पा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कि वो समझ पा रहे हैं। तो आप तो घर घर जा रहे होंगे, तो आपके सामने वो समझ पा रहे हैं। मैं तो समझ ही पा रहा हूँ कि लोग कितने क्षुब्ध हैं उन पर, लेकिन वो भी समझ पा रहे हैं। और इसीलिए फिर अपने इस बार भी इश्तेहार में उन्हीं चीजों को रिपीट किए हैं। आप लगातार चुनाव लड़ने की, विधानसभा चुनाव लड़ने की हैट्रिक बना रहे हैं, और संयोग से कहे कि आपके सामने मंत्री महोदय हैं, ये तीसरा चांस है, लेकिन आपने हार नहीं मानी, आप लगे हुए हैं। तो क्या आपने ये मूल मंत्र मान लिया है कि कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, अब की बार जीत होकर रहेगी? बिल्कुल, जीत निश्चित इस बार होगी। और इसके लिए कारण यही है कि लोगों ने, मेरे विधानसभा के लोगों ने 2 बार गौतम बाबू को भरोसा किया, मौका दिया, अवसर दिया, और वो व्यर्थ रहे। वो लोगों के साथ विश्वासघात किए, लोगों के भरोसों का विश्वासघात किए, लोगों के एस्पिरेशन का विश्वासघात किए, लोगों से जो वादा किए थे वादा उन्होंने निभाया नहीं। इसीलिए लोग इस बार प्रस्तुत हैं जवाब देने के लिए। अब जिनको पट्टा नहीं मिला, इस बार भी चुनाव के पहले कहा जा रहा था पट्टा 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 दे दी जाएगी, दे दी जाएगी।
फॉर्म फिलअप कराया जाता था, नाटक होते थे, लेकिन पट्टा जब नहीं मिला तो लोग क्यों वोट देंगे आपको उनको? आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो जमीन के पट्टे हैं महज चुनावी मुद्दा बनकर रह जाते हैं? चुनाव में नहीं वक्त ही नहीं, लोगों ये को पट्टे देखिए, बंगाल की धरती पर पट्टा एक बहुत बड़ा इशू रहता है। जब उद्वास्तु लोग आए थे बांग्लादेश से तो वो छिन्न मूल थे, उनके पास कुछ नहीं था, और वामपंथी तत्कालीन सरकार ने उनको जो जमीन का मालिकाना दिया था, ये जमीन का मालिक होना और जमीन से लोगों का बड़ा जुड़ाव है, एक इमोशन होता है। जिस जगह पर मैं हूँ उसका मालिक मैं नहीं हूँ, तो सपने में बुलडोजर लेकर कभी रेल पुलिस आती है, कभी माने चैन की नींद PWD नहीं सो आती पाते है, जब तक कागज नहीं मिल जाते। नहीं, कागज नहीं मिल जाती है, और कागज मिलने से सहूलियतें मिलती हैं। बैंक पैसा देता है, घर बना सकते हैं, आप प्लान कर सकते हो, आप अपने बेटे माने को उसको धरोहर देकर जा सकते हो। अच्छा दिलीप जी, आप 27 वर्षों से लेकिन लंबे अरसे से आप जनप्रतिनिधि रहे, और विशेषकर कह सकता हूँ कि आप हिंदी भाषी जनप्रतिनिधि रहे हैं, और आपने 94 के बाद से कभी हार का मुख भी नहीं देखा। और तो इस दौरान आपने क्या उल्लेखनीय काम? देखिए, ये बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया। 27 वर्ष कम नहीं होता हाँ, है। 27 वर्ष एक अरसा हम कह सकते हैं कि तीसरा दशक आपका चल रहा है, दशक है। और जनता जरूर जानना चाहेगी, जब आप जनप्रतिनिधि रहे हैं तो आपने बिल्कुल कुछ ना कुछ काम तो किए होंगे, तो क्या ऐसे बिल्कुल। काम है जो आप देखिए, बता सकते हैं? मैं जब जनप्रतिनिधि पहली बार चुना गया तो मेरे क्षेत्र में न बिजली था, न रास्ते हुआ करते थे, वो पूरा सबक रोड का इलाका। ये भी बता दें दर्शकों, इन्हें 43 और 43 नंबर वार्ड से हमेशा जीते हैं, और ये एक तरह से शुरू में पिछड़े वार्डों में ही आते थे, उस हाँ, समय हम लोग बदहाली पंचायत में हुआ अवस्था थी, करते थे। पंचायत से शामिल किए गए थे, जब शामिल किए कॉर्पोरेशन गए बनी थे, थी और उस वक्त ये वार्ड शामिल किए गए थे। किए गए तो थे। उसके बाद आपने क्या? तो हम लोगों ने, देखिए, मेरा पूरा 43 नंबर वार्ड और 42 नंबर वार्ड नदी का तीर था, किनारा था। जब मैं पहली बार चुनाव जीता और देखा कि बरसात में घरों को किस तरह से नदी का बहाव काट कर ले जा रहा है, किस तरह से लोगों का घरौंधा बसेरा खत्म हो जा रहा है, तो पहला काम जो किया, नदी के बांध का, पूरे उस क्षेत्र में नदी के किनारे बांध, इनकलाब जिंदाबाद इलाका उन्नयन साधते बिजली की लाइटिंग, रास्ते बचे, इतने सिनेमा हॉल के पीछे वाले रास्तों में आप नहीं जा सकते थे, ऐसी हालत थी। ये सब काम हम लोगों ने किया, मतलब संरचना के विकास में महत्वपूर्ण आज तो वो सब भूमिका पॉश है। इलाके बन गए सिलीगुड़ी। आज तो वहीं सिलीगुड़ी के नया पॉश इलाके बाजार हैं। के तमाम व्यवसायी, सेवक रोड के तमाम व्यवसायी आज हमारे ही इन्हीं 2 वार्डों में रह रहे हैं। तो ये पॉश रातों रात नहीं बना, तिल तिल करके इस इलाके का विकास हम लोगों ने किया। और विकास ही नहीं, भाईचारा, शांति, जो लोग नए आ रहे थे, पुराने जो लोग बस्तियों में रह रहे थे, उनके साथ सद्भाव, उनके साथ मेल बंधन, उनमें कोई विरोध ना हो, इन सब बातों को। और फिर देखिए, मैंने वहाँ कॉलेज स्थापित करने में एकदम फ्रंट में रहकर काम किया, मुंशी प्रेमचंद कॉलेज। और मेरे सिलीगुड़ी के व्यवसायी बंधु, मैं नाम भी ले सकता हूँ, एक दिन में 10 लाख पैसे की जरूरत थी, सरकार में जमा देना था इस एजुकेशनल ट्रस्ट की ओर से। एक आह्वान में सेवक रोड के व्यवसायी बेचारे जो थे, माने इतने महत काम में आगे रहे कि 10 लाख पैसा हम लोग जमा दिया। आज भी वो पैसा सिक्योरिटी के रूप में जमा है। मैंने 17 जूनियर हाई स्कूल करवाया, सरकार थी आपके अपने इलाके में? अपने इस विधानसभा क्षेत्र में। अच्छा। इसमें हिंदी, बांग्ला, हमने प्राइमरी स्कूल स्थापना में भूमिका लिया। और देखिए, जो वहाँ की मौलिक समस्याएं थी शिक्षा के क्षेत्र में, हर वार्ड में हम लोगों ने हेल्थ सेंटर। मेरा बेटा उस समय 95 में मेरे बेटे का जन्म हुआ, तो उस समय उसको वैक्सीनेशन लेना पड़ता था, या तो गुरुद्वारा में या तो बाघा जतीन पार्क में। वैक्सीनेशन सेंटर नहीं थे। आज हर मोहल्ले में वैक्सीनेशन सेंटर हम लोगों ने तैयार किया, हेल्थ सेंटर तैयार हुए, वहाँ डॉक्टर्स बैठते हैं। आज वैक्सीनेशन कोविड का भी उन हेल्थ सेंटरों में, मोहल्ले में हेल्थ सेंटरों में शुरू हुआ है। तो ये
तमाम चीज़, हेल्थ के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, विद्युतीकरण के क्षेत्र में हम लोगों ने पार्क बनाया। अब देखिएगा 42 नंबर वार्ड में इतना खूबसूरत एक पार्क बना है, 43 में भी बन रहा है। सूर्य सेन पार्क को आप देखें, उधर 45 नंबर वार्ड में पार्क देखें, तो ये ब्यूटिफिकेशन, खाली जगहों को अच्छा से ब्यूटिफिकेशन, ये सब काम हम लोगों ने किया। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए भी सीमित क्षमता में कॉरपोरेशन की ओर से पीने की पानी की व्यवस्था हम लोगों ने किया, वहाँ पाइप लाइन ले डाउन कराना। लेकिन चूंकि पानी की समस्या इस ट्रीटमेंट प्लांट से खत्म नहीं होगा, इस ट्रीटमेंट प्लांट को जब तक हम नया ट्रीटमेंट प्लांट नहीं करते हैं, इसके लिए 500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट भी भेजा गया। लेकिन उस डिमांड की तुलना में उत्पादन बहुत ज्यादा कम है, बहुत कम है। सही जैसे कि आप बता रहे थे, आपने पहले इंटरव्यू में आपने कहा था कि ये 20 साल पुराना प्लांट है। उस समय सिलीगुड़ी की जनसंख्या कुछ थी, आज कुछ है, तो उसकी तुलना अगर करते हैं तो 4 गुना ज्यादा खपत बढ़ गई है। आपने ही बताया था ये बातें। इसीलिए यहाँ जरूरत है नए ट्रीटमेंट प्लांट का, और ये कॉरपोरेशन के बस की बात नहीं है। अच्छा सर, आपसे एक बात और पूछते हैं सर, इसलिए बोल रहा हूँ कि दिलीप दा शिक्षक भी हैं और इन्हें सर संबोधित खुले रूप में किया जा सकता है। तो सर आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि आप हिंदी भाषी के जनप्रतिनिधि रहे हैं और हिंदी भाषी लोग आप पर भरोसा भी करते हैं, तो आपने हिंदी भाषियों के लिए क्या कुछ विशेष किया? देखिए, मैं तो जनप्रतिनिधि सभी का हूँ, सभी के प्यार को मैंने पाया है, तभी 27 वर्ष से मैं राजनीति में टिका हूँ और राजनीति कर रहा हूँ और सभी के लिए ही काम करता हूँ। लेकिन मैंने हिंदी भाषियों के लिए भी काम किया। मैं जब छात्र था तो हम लोग पढ़ते थे हिंदी में, प्रश्न पूछा जाता था हम लोगों से अंग्रेजी में या बंगला में हाँ। नहीं, हम लोगों के लिए विशेषकर अंग्रेजी दिया जाता जब था। हम लोग परीक्षा देते थे तो हमारे साथ भी यही था कि पढ़ते थे हिंदी में, क्वेश्चन आते थे इंग्लिश और बंगला में। इस सवाल को मैंने बहुत जोरदार तरीके से इस आंदोलन को मैं चलाया और सफल भी हम लोगों ने हुआ, आंदोलन सफल भी हुआ कि हिंदी प्रश्न पत्र, हिंदी की पढ़ाई शुरू हो सिलीगुड़ी कॉलेज में, इसका मुहिम भी मैंने चलाया था। केवल हिंदी भाषियों के लिए नहीं, इसमें कोई भी जो हिंदी पढ़ रहा है उसको ऑनर्स, आज हिंदी राष्ट्रीय भाषा है और उसे हिंदी ऑनर्स की पढ़ाई, हिंदी साहित्य की पढ़ाई शुरू हो कॉलेज में। यूनिवर्सिटी में हिंदी विभाग को बनाने में मैंने भूमिका लिया था। आज हिंदी विभाग है यूनिवर्सिटीज़ में। और देखिए, छठ, मैं जब पहली बार चुनाव जीता, उसके पहले सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन छठ के घाटों में विद्युतीकरण का दायित्व तो नहीं लेता था। अब लेती है। मुझे याद है मैंने उठाया था इस बात को कि हम लोग दुर्गा पूजा, हम लोग काली पूजा, हम लोग छठ पूजा हमेशा इसमें सहयोग करते हैं सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो लाखों की जब लोग वहाँ जब नदी पर जाते हैं तो सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की ओर से क्यों नहीं विद्युतीकरण का, क्योंकि अंधेरा रहता था। जो लालमोहन घाट है वहाँ भी लालटेन लेकर हर लोग जाते थे और बत्तियाँ नहीं होती थी। और हमारे इलाके में तो और इंटीरियर इलाका था और भी दूर दराज पोल ही नहीं हुआ करते थे। तो सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भूसी 94 में मई में चुनाव हुआ था, मई में, और पहला छठ पूजा में विद्युतीकरण, सफाई वगैरह तो करता ही था, पहले से ही करता था, लेकिन घाट घाट पर विद्युत की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था शुरू किया था। आप देखिएगा, हिंदी भाषियों के और भी विचित्र तरह के कुछ अनोखे समस्या थे जिन पर मैंने गहन, जैसे स्कूल में बच्चों को भेजने के लिए सचेतनता पैदा करना हिंदी भाषियों के अंदर, हिंदी भाषियों के अंदर जो हीन भावना होती है उसको दूर करने के लिए हम लोगों ने, और ख़ासकर हिंदी साहित्य संस्कृति पर मैंने काम किया। जब मैं सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चेयरमैन उस समय था, पूरे 94 के बाद आप देखिएगा तो हिंदी नाट्य मंचन काफ़ी हुए। प्रेमचंद जन्म जयंती इस उत्साह से मनाया गया कि एक उदाहरण बन गया पूरे बंगाल में, और एक के बाद एक समारोह होते रहे। आपको रोक रहा हूँ बीच में। जी, अभी वर्तमान समय में अगर हम दृष्टिपात करते हैं लोगों पर तो देखते हैं कि मध्यम वर्गीय जो है, मध्यम वर्गीय लोग जो है वो हर तरफ से अपने आप को शोषित महसूस कर रहे हैं, ठगा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी समस्याएं उनकी हैं। वो ना तो हाई फाई में जा सकते हैं, ना वो सड़क पर आ सकते हैं, उनकी बहुत बड़ी समस्या है। तो
इसको लेकर मतलब आपकी क्या योजनाएं हैं, क्या उनके लिए कुछ कर पाएंगे बिल्कुल, आप? मध्यम क्योंकि जो- कहा जाता है कि सीपीएम जो है वो गरीबों की पार्टी है, वो मध्यम वर्ग की पार्टी है, तो क्या उनके लिए कुछ राहत की योजनाएं हैं? बिल्कुल, आप सही प्रश्न किए। लॉकडाउन के समय देखिए सबसे सबसे ज्यादा मार तबाह कोरोना था, की मध्यम वर्गीय पे पड़ी एकदम बिल्कुल सही कहा और आपने। आज तक वो भुगत रहे हैं, अभी भी नहीं, कोरोना का हाँ, संकट बरकरार है। संकट बरकरार है और आर्थिक तौर पर वो अपने संचय के पैसे को तोड़ते 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 आज उनके पास एक पैसा नहीं है, क्योंकि उनके पास जो संचय था उसको उस लॉकडाउन में बिल्कुल, खा ये गए। जो और ना वो किसी से जाकर बीता एक वर्ष मध्यम वर्गीय के लिए बहुत सबसे बहुत दुखदायी गया। और देखिए ये तो लॉकडाउन है, आर्थिक नीति, देश के सरकार के नीतियों ने भी मध्यम वर्ग को बड़ा परेशान किया है। मध्यम वर्ग की परेशानी, मध्यम वर्ग के दुर्दशा के लिए जिम्मेवार है देश की नीति, राज्य की नीति। अब देखिए मध्यम वर्ग में छोटे व्यवसायी भी आते हैं। जीएसटी की जो मार है, कितना व्यवसायियों को परेशान कर दिया है। छोटे व्यवसायी 10 बोरा सीमेंट बिक्री करते हैं, कोई ईंट बिक्री करता है, कोई 10 चावल बिक्री करता है, ये छोटे व्यवसायी भी परेशान हैं। अब देखिए मध्यम वर्ग नोटबंदी से परेशान हुआ किस तरह से, कि वो सारे काम ठप रह गए, उसके सारे चीज ठप रह गए। मध्यम वर्ग को इसीलिए हम लोगों ने अपने इस बार के इश्तेहार में कहा है कि उद्योग धंधे, बिजनेस, मध्यम बिजनेस, मिडिल क्लास के लिए और मध्यम स्तर के बिजनेस, मध्यम स्तर के उद्योग, छोटे छोटे उद्योग, और जो कभी बंगाल जिसमें काफ़ी आगे था, हावड़ा वगैरह जगह में और पूरे उस जगह में, वैसे उद्योग धंधों को लगाकर मध्यम वर्ग को लिफ्ट करना होगा, इनको मौका देना होगा कि ये कर सके, आगे बढ़ सके। अच्छा सर, गौतम दा आपके सामने हैं, शिखा आपके सामने है। गौतम देव मंत्री है, शिखा भारतीय जनता पार्टी अभी उभरती हुई पार्टी है, काफ़ी हल्ला है उनका। उनके बीच में लोग आपको ही वोट क्यों दें? क्या वजह कि लोग आपको चुने? बिल्कुल, आपने सही प्रश्न किया। गौतम बाबू मंत्री हैं, मंत्री थे, इसीलिए इस बार लोग उनको वोट नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने जो वादा किया था मंत्री के तौर पर, विधायक के तौर पर, लोगों ने जो उन पर भरोसा डाला था वो व्यर्थ रहे, फेल रहे, और वो उनके जो भरोसा है उस पर खरे नहीं उतर पाए, इसलिए उनको तो वोट मिलेगा नहीं। अब शिखा जी जो हैं ये वही हैं, उसी दल से आई हुई हैं। पहली बात, तृणमूल कांग्रेस की ही लीडर थी, लोग जानते हैं। तृणमूल कांग्रेस को लोग जिन कारणों से हराना चाहते हैं, केवल गौतम बाबू को वोट विकास नहीं किए, व्यर्थ रहे, ये तो बड़ा कारण है, इससे तो मिलेगा ही नहीं उनको वोट। लेकिन जो तोलाबाजी है, जो कटमनी है, जो सिंडिकेट राज है, जो दुर्नीति है तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ, जो ये अभियोग नहीं प्रमाणित जो चीजें हैं, इनकलाब जिंदाबाद इलाका उन्नयन स्वास्थ्य कॉमरेड दिलीप सिंह के आपको कॉलेज सर्विस कमीशन की भगवान अथवा है नीति हुआ, ये तो हाईकोर्ट बोला। ममता बनर्जी खुद बोली कि राजीव बंदोपाध्याय ने, जो अभी बीजेपी में हैं बड़े लीडर, वो फॉरेस्ट गार्ड के नौकरी देते वक्त काफ़ी पैसा लूटे। उनकी विधायक एक थी, ये धूपगुड़ी मैनागुड़ी की विधायक, वो भी पैसा ली। इस तरह के चीज़ आज लोगों के जेहन में इस तरह से घृणा पैदा किया है कि तृणमूल कांग्रेस को वोट नहीं मिलेगा। और चूंकि शिखा जी उसी दल से आई हुई हैं, इसीलिए उनको भी भुगतना होगा। और दूसरी बात, साहब आप गैस का दाम 1000 कीजिएगा और चाहिएगा कि वोट मिले, आप सरसों तेल का दाम 160 कर दीजिएगा और लोग आपको वोट देंगे। हर घर में 2 करोड़ बेकार जो थे भारत के, वो सोच रहे थे मुझे नौकरी मिलेगी, 2 करोड़ में मैं भी रहूँगा। माँ बाप रोज़ भरोसा दिया था 2014 में भी और इस बार भी कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। क्या मुमकिन है? मेरे बेटे के नौकरी मुमकिन है। क्या मुमकिन है? तो महंगाई के मार से बचना मुमकिन है। आज देख रहा है कि तो मोदी जी महंगाई का मार हम पर
किए जा रहे हैं। मोदी ही हैं जो हमारे लड़के के नौकरी को छीन रहे हैं, देश को बिक्री कर दे रहे हैं। इसलिए शिखा जी उस राजनीति दल का प्रतिनिधित्व कर रही हैं जो देश को बीच रहा है। मोदी जी आ रहे हैं 10 तारीख को सिलीगुड़ी। हाँ आएंगे, क्योंकि जो बीजेपी के नेतृत्व हैं उनके ताकत का, उनके ऊर्जा का, उनके मसीहा बैतरनी पार कराने के लिए वो यदि हम लोग वो देखते हैं ना, एक हिंदी मिथोलॉजी में है कि यदि जाना है स्वर्ग, बैतरनी पार करने के लिए गाय का पूंछ पकड़ना पड़ता है। उसी तरह से उनको भी बैतरनी पार कराने के लिए मोदी जी और अमित शाह ही चाहिए। लेकिन इस बार मोदी जी पंजाब में बैतरनी पार करा पाए, चुनाव हुआ था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, हरियाणा में पार करा पाए। दिल्ली विधानसभा निर्वाचन बड़ा उदाहरण है, जब आम लोगों के मुद्दों पर, उनके सवालों पर जब चुनाव होते हैं तो बीजेपी कहीं की नहीं होती है। इस बार का चुनाव आम मुद्दों पर है। आपको भी पूरी उम्मीद है कि बंगाल में भी यही खेला होगा? बिल्कुल, आम मुद्दों पर चुनाव हो रहे हैं, जनता के मुद्दों पर चुनाव हो रहे हैं। न यहाँ स्टार प्रचारक चलेंगे, न यहाँ किसी की चलेगी, न जुमलेबाजी इस बार चलेगी। क्योंकि काठ की कढ़ाई आप कितने बार चढ़ाइएगा, एक समय तो काठ की कढ़ाई का जलना निश्चित है ना, क्योंकि लोग तो आप पर भरोसा किए तो आपको थे। लग रहा है कि विधानसभा में ये काठ की कढ़ाई जल जाएगी? जल जाएगी। और पूरा विश्वास? एकदम दृढ़। आप देखिए ना, जुक्ति लॉजिक यही ना कहेगा कि वादों पर विश्वास करने के बाद अब की बार मोदी सरकार, अच्छे दिन आएंगे। लोग विश्वास किए थे, तो लोग विश्वास किए थे इस नारे को कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, लोग विश्वास किए थे। ना आपने भी ऐसा कुछ नारा दिया आपकी जनता? नहीं, मैं एक ही चीज कह रहा हूं कि हम आपके साथ रहेंगे, हम आपके काम करेंगे, हम लड़ेंगे, जीतेंगे, आपके साथ रहकर आपका काम करेंगे, आपके हक में काम करेंगे। उनके तरह आपके चीज़ों को छीनेंगे नहीं, आपके अधिकारों को छीनेंगे नहीं, आपके जीवन को खुशहाल और सुनहरा और अच्छा बनाएंगे। दिलीप सिंह जी, आपको क्यों लगता है कि आपकी जीत इस बार पक्की है? मैं उन कारणों को बताया कि मेरी जीत निश्चित होने के कारण हैं वादा नहीं निभाना गौतम बाबू का, सरकार का 10 वर्ष जो है तोलाबाजी, कटमनी, दुर्नीति, इनके गणतंत्र की को ये जिस तरह से हत्या की है। पिछला चुनाव, पंचायत चुनाव याद कीजिए, लोग जीत गए थे, उनको भी जीत का सर्टिफिकेट नहीं देना दिया। आज इस यही वजह है तो तृणमूल कांग्रेस के विनाश का, कि ये गणतंत्र को खत्म कर दिए। उनके एक नेता बोले कि उन्नयन बाबू दाड़िए अच्छे, तो आप उनके खिलाफ बोलते थे, वो आपको माओवादी कहते थे। आप पंचायत जीता, हमने दखल किया, उन लोगों ने MP MLA जीता, किसी दूसरे दल का खरीद लेते थे। ये आज वही अस्त्र उन पर खेला जा रहा है, उसी अस्त्र से उन्हें वध किया जा रहा है। तो ये दोनों जो अस्त्र यूज कर रहे हैं वो एक ही है। और देखिए, तृणमूल कांग्रेस से जो तबाह लोग हैं, तृणमूल कांग्रेस को जो हराना चाहते हैं, वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि वो देख रहे हैं कि ये दल ही बीजेपी है, ये दल ही बीजेपी हो जाएगा, और हो रहा है, और बहुत तेजी से रफ्तार। पहले भी दोस्ती रह चुकी है दोनों में। बिल्कुल, RSS के शिविर में दीदी जाती थी, उनको दुर्गा कहा जाता था, और एक साथ मंत्री रही हैं, उस उनके कैबिनेट में मंत्री रही हैं। और बंगाल में बीजेपी, बंगाल में भी TMC को दिया जा रहा है। और साथ ये लोग लड़े भी हैं। तो ये दोनों एक ही है। और देखिए ना, एक इतना कि सेकंड इन कमांड जो थे शुभेंदु बाबू, अब उसमें हैं। मुकुल जो छाया के तौर पर दीदी के साथ रहते थे, आज उनमें हैं। सबसे बड़ा आश्चर्य मुझे लगा जब ज्योत्सना अग्रवाल जी चली गई। बहुत डेडिकेटेड नेत्री थी, मैं उनको पर्सनल जानता था। ज्योत्सना जी ने शायद ये घोषणा नहीं की कि वो बीजेपी में गई। नहीं, मैं देखा, हमारा से जो इंटरव्यू हुआ था तो उसमें उन्होंने कहा था, हमने पूछा था कि आप बीजेपी में जाएंगे। मैं दीपक सील की बात, हाँ दीपक सील, हाँ, और मैं नहीं कह सकता, लेकिन उन्होंने इनकार किया था शायद कि जो है सुना जो जा रहा है कि वो चली जा रही हैं। और खैर तृणमूल छोड़ दी, नहीं तृणमूल छोड़ दी है, ये तो मैंने 100% निश्चित हूँ कि तृणमूल छोड़ दी है। तो एक राजनीतिक व्यक्तित्व जब राजनीति को छोड़ता है, अपने राजनीतिक दल को छोड़ता है, तो कितने कष्ट में होता है। सभी नहीं, कुछ तो सुविधा और अवसर के, लेकिन ज्योत्सना दी उस तरह की नहीं थी कि वो सुविधा और अवसर की तलाश में, वो बिल्कुल डेडिकेटेड। मैं उनको जानता था, क्योंकि 94 में वो भी काउंसिलर जीती थी। अच्छा सर, आप जीत गए तो 2 काम
कौन से होंगे जो सबसे पहले आप करेंगे, आपकी जो जनता है उनको आप सौगात देंगे? पहले 2 काम। जमीन का पट्टा, लोगों के पीने की पानी की व्यवस्था, डाबग्राम फुलबाड़ी 1-2 पंचायत को म्यूनिसिपैलिटी। ये आपके मुख्य वादे थे। एकदम ये वादे पूरा करेंगे ही हम, चंद दिनों में करेंगे। तो सर आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से, आपके लिए कुछ अपील करना चाहेंगे? बिल्कुल, दर्शकों को आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि हमें कृपा करके हमें वोट दें। मैं आपका ही हूँ, आप ही में से एक हूँ। 27 वर्षों तक मैंने कभी भी आपसे अलग नहीं रहा, आपके साथ रहा है। आपके सुख दुख में मुझे जहाँ भी अवसर मिला है, मैं लोगों का भरपूर प्यार पाया हूँ। मैं 43 नंबर वार्ड से पहली बार जब चुनाव जीता था और दूसरी बार जब वहाँ मैं फिर चुनाव में खड़ा हुआ तो लोगों ने सिलीगुड़ी में सर्वाधिक वोट मुझे दिया। पिछला चुनाव जो बड़ा गहमा-गहमी का था सिलीगुड़ी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, उसमें भी 42 नंबर के साधारण जनता ने मुझे हाईएस्ट वोट दिया। मतलब मैं जहाँ भी काम का मौका मुझे जनता ने दिया, मैंने काम किया है, मैंने प्यार पाया है। सर्वाधिक वोटों से लोगों ने मुझे, मेरे काम को, मेरे प्यार, मेरे जो परफॉर्मेंस है उसको लोग रिकॉग्नाइज किया है, भरपूर प्यार मिला है। मैं आशा रखूँगा कि इस बार भी मुझे आप विधायक के तौर पर अवसर दें और मुझे जिताएं। मैं डाबग्राम विधानसभा क्षेत्र के तमाम लोगों का एक साधारण कर्मी के रूप पर, एक साधारण जनप्रतिनिधि के रूप में उनके साथ रहने का वादा करता हूं। धन्यवाद, यही मैं संदेश देना चाहूँगा। तो दोस्तों ये थे दिलीप सिंह जी जो सीपीएम के उम्मीदवार हैं डाबग्राम फूलबाड़ी क्षेत्र से और 27 वर्षों से लगातार राजनीति में सक्रिय हैं। इन्होंने बेबाक अपनी बातें रखी, अपने मुद्दे बताएं कि क्या वो जनता के साथ न्याय करेंगे, क्या क्या उनके लिए नए काम करेंगे। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि उन्होंने हमेशा जनता का प्यार पाया है, उनके लिए काम किया है। तो बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद। नमस्कार।